वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये है आपका है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इंड AS 36 इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर क्वेश्चन है PQR Limited is a company which has performed well past, but one of its major assets, an item of the equipment, suffered significant and unexpected deterioration in performance. Management expect to use machine for further 4 years after 31st March 2006, but the reduced level. The equipment will be scrapped after 4 years. Financial accountant of PQR has produced set of cash flow projection equipment for next 4 years, 1, 2, 3, 4 years, ranging from optimistic to pessimistic. CFO thought that projections were too conservative and intended to use of highest figure each year. These were as follows. यहाँ पर दे रखा है कैश फ्लो। अच्छा ठीक है। The above cash flow should be assumed occur on the last day of each financial year। मतलब आपको ईयर एंड में देखना होगा, जो आप लगाएंगे डिस्काउंट रेट वो ईयर एंड में लेकर जाएंगे, तो ये एंड ऑफ ईयर होगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अज्यूम कैश फ्लो शुड अज्यूम टू अकर ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्री टैक्स रेट इज़ 9% एंड मशीन कुड बी सोल्ड एट 31 मार्च 2006 6 लाख रुपए। फेयर वैल्यू दे रखा है 6 लाख एंड रिलेटेड टू सेलिंग एक्सपेंस रिगार्ड कुड हैव बीन 96। तो यहाँ पर जो 6 लाख फेयर वैल्यू है उसका जो एक्सपेंस दे रखा है वो 96,000 है, तो 5,04,000 इसकी वैल्यू बची। ठीक है। तो मशीन हैव बीन रीवैल्यू प्रीवियसली एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 2006 अमाउंट 36,000 हैज़ बीन हेल्ड फॉर रिवैल्यूएशन सरप्लस रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट 2006 इज़ 6 लाख। ठीक है। Indian government has indicated that it may compensate company for loss in value of asset up to recoverable amount. Calculate impairment loss if any. Revise depreciation on asset, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। Also suggest how impairment loss if any would be set off and how compensation from government would be accounted for। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज़ निकाल लेंगे। वैल्यू इन यूज़ निकालने का मतलब ये है कि इसका जो है डिस्काउंटिंग करके कैश फ्लो का हम निकाल लेंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 6,60,000 दे रखा है यहाँ पर। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 6,60,000। ठीक है। कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2006 6,60,000 और जो है वैल्यू इन यूज़ दे रखा है यहाँ पे निकालेंगे हम। आ जाइए यहाँ पर वैल्यू इन यूज़, यहाँ पर हम कैश फ्लो निकाल लिए। ये आपकी वैल्यू इन यूज़ हो गई, ये आपकी वैल्यू इन यूज़ ये आपकी निकल कर आ गई 5,88,230। और इसका जो है हम निकाल लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जो 6 लाख में से 96,000 रुपये का खर्चा हुआ था उसको निकाल लेंगे, तो 5,04,000 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो है इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा हम ले लेंगे। फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज़ में जो हाईएस्ट होगा उसको हम रिकवरेबल मानेंगे। फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज़ में जो हाईएस्ट होगा
तो उसको हम रिकवरेबल मानेंगे और उसको कैरिंग अमाउंट से घटा देखेंगे कौन ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट से कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है रिकवरेबल अमाउंट। अगर दोनों में से जो भी कम होगा, मान लीजिए 6 लाख है ये 5 लाख है तो ये ले लेंगे। अगर मान लीजिए उल्टा हो गया 5 लाख ये 6 लाख, तो उस केस में हम जो है कैरिंग वैल्यू ले लेंगे। जैसे अगर कैरिंग वैल्यू 5 लाख आता है और रिकवरेबल अमाउंट जो आता है वो आता है 4 लाख, तो हम ये लेंगे। अगर यही जो है 4 लाख ये कैरिंग वैल्यू हो जाता है और रिकवरेबल अमाउंट आ जाता है 5 लाख, तो हम कैरिंग अमाउंट लेंगे। कैसे आता है जो है कैरिंग ये रिकवरेबल अमाउंट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज़ में से जो हाईएस्ट आता है वही रिकवरेबल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, वैल्यू इन यूज़ कैसे आता है? वैल्यू इन यूज़ आता है आपका जो आपका कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करके उसका जो टोटल अमाउंट आता है, टोटल अमाउंट वैल्यू इन यूज़ होता है। और फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू होता है आपका जब जो है 31 मार्च मशीन वुड बी सोल्ड एट 6 लाख रुपए और सेलिंग एक्सपेंस इन दिस रिगार्ड कुड बी 96,000। 6 लाख में से 96,000 घटाएंगे, 5,04,000 आपका जो है ये आ जाएगा फेयर वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट का बता रहा है यहाँ पे कैरिंग अमाउंट वैल्यू इस 6,60,000। 6 लाख इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड, ये तो छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं इधर, इसमें से हम निकालेंगे। पहले देखिए फेयर वैल्यू 5,88,000 तो ये 230 हो गया वैल्यू इन यूज़। और फेयर वैल्यू जो देखा है कॉस्ट लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5,04,000। अब ये जो जिसमें से हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज़ एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें से लेंगे, तो इन दोनों में जो हायर होगा उसी को ले लेंगे, तो ये ले लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट माइनस जो है रिकवरेबल अमाउंट, तो ये आ गया आपका 71,770 रुपये। अब रिवाइज करना है कैरिंग अमाउंट को, तो रिवाइज करने के लिए क्या है, रिवाइज जो है यहाँ से लॉस घटा देंगे तो 5,88,230 आ जाएगा। अब इसको जो है इसमें से रेजिडुअल वैल्यू घटाकर और रिमेनिंग लाइफ जो है आपके पास है, जो रिमेनिंग लाइफ है उसमें से घटा लेंगे। अब जैसे ये जो है रिकवरेबल अमाउंट आ गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया, उसका 4 साल इसकी लाइफ बची हुई तो 1,47,058 रुपये पर एनम इसकी डिप्रिसिएशन आएगी। सेट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जो 7,71,700 मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो ये आया हुआ है इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस कर लेंगे इन रिलेशन टू सेम अमाउंट। Therefore, revaluation surplus of 36,000 is eliminated against impairment of loss, and this remainder of 35,000 would be charged to profit and loss। मतलब इसको जो है 71,770 को पहले तो हम सेट ऑफ कर लेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस से। अगर सरप्लस कम पड़ा तो इसको हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे इसमें 36,000 आया था और बाकी जो आया था 35,770 रुपये इसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। चार्ज टू P&L। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनी कंपनसेशन बाय गवर्नमेंट वुड बी ट्रीटेड एज सच व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल। जब मिलेगा तभी हम इसको ट्रीट करेंगे। एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ओनली स्टेटेड दैट it may reimburse company and thereafter credit should not be taken for any potential government receipts। कोई भी क्रेडिट तभी होगा जब तक हम जो है क्या नाम है ये रिसीव ना हो जाए, तब तक जो है हम इसको विड नॉट बी टेकन फॉर पोटेंशियल गवर्नमेंट रिसीट्स। तो जो गवर्नमेंट का वो कंपनसेशन है वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसको क्रेडिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए। अब जो है आपने देख लिया वैल्यू इन यूज़ निकाल लिया हमने।
वैल्यू इन यूज़ फेयर वैल्यू, दोनों में से वैल्यू इन यूज़ फेयर वैल्यू, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा हाई उसको ले लेंगे और फिर कैरिंग अमाउंट से इन दोनों को घटा देंगे। कैरिंग अमाउंट से घटाएंगे तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अगर यही कैरिंग अमाउंट 5,88,000 और ये 6 लाख होता, 6,60,000, तो हम इसमें हमें जो है गेन हो जाता, तो उस केस में हम गेन होता। फिर हम उसको देखते कैसे ट्रीट करना है। यहाँ पर देख लीजिए जो है कैरिंग अमाउंट और जो है यहाँ पर जो आएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में जो आपका जो आता है ये आ गया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में से ये इम्पेयरमेंट लॉस घटा देंगे एसेट का, और ये जो बचा हुआ है ये आप सरप्लस से रिवैल्यूएशन सरप्लस जो 36,000 आया था, यहाँ पर 36,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन मशीन हैज़ बीन रीवैल्यूड प्रीवियसली एंड ऑन 31 मार्च 2006 अमाउंट 36,000 वाज हेल्ड इन रिवैल्यूएशन सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट। तो ये जो 36,000 आया है इसमें से जो हम लॉस हुआ है हमें 77 समथिंग का वो घटा देंगे, 31 समथिंग आएगा हमारे पास जो है ये लॉस इम्पेयरमेंट लॉस, इसको हम घटा देंगे P&L से, और ये पूरा 77,000 को हम जो है कैरिंग वैल्यू से घटाकर 6,60,000 रुपये ये जो कैरिंग वैल्यू है इसमें से घटा देंगे। और रिवाइज हम जो है 4 साल, चूँकि 5 साल का है, जो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट यूज ऑफ मशीन फॉर फर्दर 4 ईयर आफ्टर 31 मार्च 2006 बट रिड्यूस लेवल। तो यहाँ पर जो है 4 साल इसकी लाइफ और बची हुई है, तो 4 साल यहाँ पे हमने घटा दिया और ये आपका पर एनम डिप्रिसिएशन निकल कर आ गया। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज डिप्रिसिएशन, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरह आप देखेंगे तो आप वैल्यू इन यूज़ निकाल लीजिए, इससे यहाँ पर आ गया वैल्यू इन यूज़। फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, फेयर वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए मशीन में ये प्री टैक्स डिस्काउंट इतना, मशीन कुड बी सोल्ड 6 लाख और ये एक्सपेंस 96,000 का है, तो यहाँ से घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसमें से हायर ले लिया ये। अब जो इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है कैरिंग अमाउंट में से लेस कर देंगे। कैरिंग अमाउंट क्या दे रखा है यहाँ पर बता रखा है, कैरिंग वैल्यू 2006 6,60,000 और 6,60,000 आपका कैरिंग वैल्यू आ गया ये, और उसमें से रिकवरेबल अमाउंट घटाएंगे तो ये डिप्रिसिएशन, ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस अगर आ गया आपका तो ये जो है इम्पेयरमेंट लॉस आपका जो है घट जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे और P&L में से ये घटाएंगे और प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस में से घटा देंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में से फिर P&L में से। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया, और जब तक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव ना हो तब तक इसको would not be taken for potential government grant। तो यहाँ कैलकुलेट इम्पेयरमेंट दिस एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट इट मे compensate कंपनी फॉर लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट अप टू रिकवरेबल अमाउंट। जितना जो है वैल्यू ऑफ एसेट में जो रिकवरेबल अमाउंट तक है उतना हम कंपनी गवर्नमेंट लॉस बियर करेगी। तो चूँकि दिया नहीं है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।